जय हिंद साथियों। कक्षा 11 के इतिहास के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। 3 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। थोड़ा सा अध्याय शेष है जिसको हम आज करेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते रहेंगे। आशा है आपको अच्छी लगेगी। चैनल को जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वे उत्तर की ओर मंगोलिया और नवीन राज्य साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए थे। अभी मैप में हम इनको देखेंगे। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास जारी किए गए थे, जिसे पारसी भाषा में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेज कहते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नाम का एक कर अदा करते थे, जिसका तात्पर्य यह था कि वे मंगोल शासक खान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि जब वे नए क्षेत्र की ओर गए, जो काराकोरम है, काराकोरम इनके राजधानी भी रहा, जो तोलई जो बेटा था इनका, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो मंगोल शासन में साम्राज्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों की यात्रा को सुलभ आसान बनाने के लिए उस पर ध्यान दिया इन्होंने। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास जारी किए गए थे, पास परमिट, जिसे पारसी भाषा में पैजा कहते थे, इनको नोट करना, और मंगोल भाषा में इसको जेरेज कहा जाता था। इस सुविधा के लिए जो व्यापारी थे वो बाज नाम का कर देते थे। बाज नाम का कर जो थे वो व्यापारी अदा करते थे, जिसका मतलब ये था कि वे मंगोल शासक उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके खिलाफ नहीं हैं। अब ये मैप देखिए। इस मैप में जो ये रेड एरो दिए हुए हैं, ये आप रेड जो तीर के निशान लगे हुए हैं, ये सारे चंगेज़ खान के नेतृत्व में जो मंगोल साम्राज्य विकसित हुआ था, ये सारा वो क्षेत्र दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। जैसे इसमें महान खान का दिया हुआ है, चगताई दिया है, गोल्डन हॉर्न का खानेत दिया हुआ है, इल खान साम्राज्य दिया हुआ, निसापुर, हिरात, ये सारा जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, और भारत के यहाँ का भी एरिया है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमा का इलाका है। तो ये सारे जो अभियान हैं, ये अभियान जो रेड मार्क देख रहे हैं आप, ये रेड मार्क आपको एरो जो हैं, ये चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य का विस्तार आप देख रहे हैं। अब दूसरा एक एरो और है इसमें, ये जो नीले कलर का है, ये जो दिखा रहा है, ये रेशम मार्ग की दिशा को दिखा रहा है। 1259-60 के बाद जो है मंगोल अभियान रेशम मार्ग की दिशा को दिखा रहे हैं कि 1259-60 के बाद जो रेशम मार्ग था वो कैसे फला फूला। जैसे ये यहाँ से ऐसे दिखाया है, यहाँ से ये यूरोप में निकल गया, ये यहाँ से इधर एशिया से गुजरता हुआ अफ्रीका की तरफ निकल गया। तो ये दो जो एरो हैं, ये दो एरो क्या दिखा रही हैं? रेड जो दिखा रहा है वो मंगोल साम्राज्य को दिखा रहा है, उसका विस्तार चंगेज़ खान के रूप में। और 1259-60 में मंगोल साम्राज्य के समय में जो ये नीले कलर हैं, ये रेशम मार्ग की दिशा को दिखा रहे। 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य में यायावर और स्थानबद्ध समुदाय, यायावर जो घुमंतु लोग थे, मंगोल थे, स्थानबद्ध जो एक स्थान पर रहने वाले समुदाय थे, उनमें विरोध कम हो गए थे। जैसे 1230 के दशक में मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक जो क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त जो कृषक हैं उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, उनकी कृषि भूमि चरागाह में परिवर्तित कर दी जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते शुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन की मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, दक्षिणी चीन को। और तब चंगेज़ खान का जो पोता था कुबलई खान, ये कुबलई खान आपने पढ़ा था, जो चंगेज़ खान का सबसे छोटा चौथा बेटा था तुलुई, उसका लड़का था तुलुई का चौथे बेटे का, यानी कि चंगेज़ खान का पोता। कुबलई खान
जिसकी मृत्यु 1294 में कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरी। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है कि अब जो जिन स्थानों को उन्होंने जीता वहाँ के लोगों में जो एक स्थान पर रहते थे और मंगोल जो थे उनमें धीरे धीरे जो मतभेद थे, विरोध थे, लड़ाई घमासान अब कम हो गया था। जैसे 1230 में इसका उदाहरण दिया हुआ कि मंगोलों ने जब उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध सफलता प्राप्त की तो मंगोलों का एक जो व्यक्ति है उसने क्रोध में आकर ये विचार रखा था कि पूरे किसानों को मौत के घाट उतार दो, सारी भूमि को चरागाह में बदल दो, क्योंकि हमें कृषि नहीं करनी, हमें तो चरागाहों की ज़रूरत है, क्योंकि यायावरी लोग थे। परंतु धीरे धीरे अब 1270 के दशक तक आते आते क्या परिवर्तन हो गया कि जैसे चंगेज़ खान का जो पोता था कुबलुई खान, वह कृषक और नगर दोनों की एक रक्षक के रूप में उभरा था। अब इसी प्रकार जैसे गजन खान दिया हुआ है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति 1304 में जिसकी मृत्यु हुई, नोट करना, जो चंगेज़ खान के सबसे छोटे पुत्र तुलुई का वंशज था। जो गजन खान कौन था? गजन खान चंगेज़ खान का जो सबसे छोटा बेटा था तुलुई, उसका वंशज था, यानी कि उसके आगे बेटों के बेटों में आगे निकला हुआ ये वंशज था चौथे बेटे का। उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापति को आगाह किया था, ये आह्वान किया था कि कृषकों को ना लूटा जाए, उन पर अत्याचार ना किया जाए। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आएगी। अब ये धीरे धीरे दूसरे लोगों के संपर्क में आकर बदल रहे थे, नई जो आगे पीढ़ी थी। उनके वक्तव्य की स्थानबद्ध जो ध्वनियाँ थी वो चंगेज़ खान को भी हैरान करने वाली थी कि अगर चंगेज़ खान उसकी बात को सुनता गजन खान की तो उसको बड़ा आश्चर्य होता कि भई चंगेज़ खान के परिवार में ऐसा व्यक्ति कैसे जन्म ले लिया जिसने लूटपाट को अपना कर्म धर्म बनाया और आगे गजन खान कुछ और कह रहा है, तो बड़ा आश्चर्य होगा अगर ऐसा सुनता है वो। गजन खान का भाषण देखिए कि गजन खान ने क्या भाषण दिया। गजन खान 1295 से 1304 पहला इल खानी शासक था जो धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया, यानी कि इससे पहले ये इस्लाम या जो मुस्लिम थे वो नहीं थे। 1295 से 1304 तक ये शासन के रूप में रहा गजन खान, और उसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। उससे पहले ये मुस्लिम नहीं थे। उसने अपने मंगोल तुर्क यायावरी सेनापतियों को निम्न भाषण दिया जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था, जिसे मंत्री के पत्रों में भी शामिल किया गया था। क्या महत्वपूर्ण था कि मैं फारस के कृषक के वर्ग में के पक्ष में नहीं हूँ, कि मैं कृषकों के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सब को लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। वो लोगों को, अपने सेनापतियों को, मंत्रियों को समझा रहा है, चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं, किसानों को हम सब लूटते हैं कि अगर लूटने से कुछ भला होता है तो मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। यदि आप उनको लूटोगे किसानों को तो मुझे आपके साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भविष्य में देखना है हमें अनाज, भोजन, खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होंगे। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सीखना होगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल, अनाज, बीज छीन लोगे, तो उनकी फसलों को कुचल डालोगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? आपको अनाज, खाद्यान्न कहाँ से प्राप्त होगा यदि आप किसानों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विरोधी विद्रोही जो कृषक वर्ग है उसमें अंतर समझना बहुत आवश्यक है। जो किसान आपके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उनको समझें, सभी किसानों को आप लूटपाट, मारें, उनके साथ ज़्यादती ना करें। तो ये जो गजन खान का भाषण था ये ऐतिहासिक भाषण था और बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि चंगेज़ खान और उसके जो वंशज चले आ रहे थे ये उनसे पूरी तरह से अलग एक मत विचार पूरी तरह से बदला हुआ था। चंगेज़ खान के शासनकाल में ही मंगोलों ने विजित क्षेत्रों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती करना शुरू कर दिया था। जिन क्षेत्रों को विजय करते थे वहाँ के जो लोग होते थे शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, बुद्धिजीवी, प्रशासनिक काम करने वाले, तो उनको अपने साथ ही मिला लेते थे।
इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज देते थे। जैसे चीनी सचिवों को ईरान में और ईरानी सचिवों को चीन में इनका तबादला भी कर देते थे। इस तरह दूरस्थ स्थानों को संगठित करने में इनसे मदद मिली और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाली खानाबदोशों की लूटमार की धार कम हो गई। जब ये अन्य लोग इनके बीच में रहने लगे, पॉलिसियाँ बनाने लगे, नीतियाँ बनाने लगे, शासन में सहभागिता इनकी हुई, तो इन्होंने यायावर जो लूटमार की एक की पद्धति थी मंगोलों की, उस पर अंकुश लगाने का काम किया। उसमें कुछ कमी आ गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों को कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे, यानी कि जब तक ये उनको टैक्स देते रहते थे उन इलाकों से। इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली भी थे, काफ़ी शक्ति उन्होंने दिखाई। अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे ये, यानी कि मंगोल जो शासक थे उनके ऊपर भी ये थोड़ा बहुत अपना अधिकार दिखा रहे थे। जैसे 1230 के दौरान चीनी जो मंत्री थे ये लू जुत्साई, उसने ओगोदेई की लूटने वाली जो प्रवृत्ति है उसको परिवर्तित कर दिया था। अब ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिए कि जो ओगोदेई था, चंगेज़ खान का जो बेटा था ओगोदेई, तीसरा जो बेटा था उसकी नीति को बदल दिया था चंगेज़ खान की, ओगोदेई की। एक बहुत बड़ा परिवर्तन था लूटमार की नीति का। चीनी जो मंत्री था इन्होंने, जुवैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के प्रवर्ती काल और उसके अंत में इसी तरह की भूमिका निभाई थी। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए यह भाषण भी तैयार किया था जो आपने ऊपर, जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जो गजन खान ने, अभी आपने पढ़ा था कि गजन खान ने जो भाषण दिया था उसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी, जो चंगेज़ खान और उसकी नीतियों की विपरीत थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवासियों के नए क्षेत्रों में अधिक था। स्थानबद्ध एक स्थान पर रहने का, क्योंकि एक स्थान पर नहीं रहने वाली जाति थी ये तो, लेकिन अब ये जो दूर दराज के क्षेत्रों में गए हुए थे तो उनको उस स्थान पर रहने का एक दबाव भी था। वे भी धीरे धीरे उसी स्थानों पर रहें। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित संपत्ति को मिल बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने ले लिया था। धीरे धीरे इनमें बहुत कुछ बदलाव आ रहा था। बदलाव ये था कि पहले सभी भाई मिलकर जो भी पूरे मंगोल शासक थे इकट्ठा करते थे, लूटमार करते थे, उस सारी को आपस में मिल बांट कर बांटते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उस अर्जित जो धन था उसको अपने लिए इस्तेमाल करने की भावना आ गई थी, व्यक्तिगत, यानी कि अपने निजी लाभ के लिए। हर एक अपने उलूस, उलूस वो क्षेत्र था जो चंगेज़ खान ने अपने 4 बेटों में बांटा था। 4 बेटे, वैसे इसकी पत्नी और बेटे तो बहुत सारे थे, लेकिन इसने एक ही पत्नी के जो बेटे थे, उन 4 बेटे थे उन्हीं को मान्यता दी थी, जिसके नाम आपने पीछे अभी एक मंगोल वंश और उसके एक पेड़ की शाखाओं के रूप में अभी आपने मानचित्र भी देखा था, पढ़ा था। अब क्षत्रिय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी था। यह अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का एक परिणाम था, जिसमें चंगेज़ खान के वंशजों के बीच महान पद प्राप्त करने और उत्कृष्ट चरागाही भूमि पाने की होड़ होती थी। यानी कि अब इनके वंशजों में आपस में अच्छी से अच्छी चरागाह जो भूमि थी उसको एक दूसरे से छीनना, संघर्ष करना, एक दूसरे से अपने आप को महान बनाना, बताना, ऐसा एक भाव पैदा हो गया था आपस में संघर्ष का। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलोई के जो वंशज थे उन्होंने युआन और इल खानी वंशों की स्थापना की। तुलुई, तुलुई जो इसका चौथा बेटा था उसके जो वंशज थे। जोची ने सुनहरा गिरोह, गोल्डन होर्डे, अभी आपने मैप में भी देखा था, गोल्डन होर्डे जो था, और रूस के स्टेपिक क्षेत्रों पर उसने राज किया था सुनहरा गिरोह बनाकर। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपिक क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चुगताई के वंश और रूस गोल्डन होर्ड के स्टेपिक क्षेत्रों में यायावर परंपराएं बहुत समय तक चलती रही। तो ये जो क्षेत्र थे इस प्रकार से इन्होंने बांट कर इन पर शासन किया
और इन क्षेत्रों में जैसे मध्य एशिया जो चगताई वंश है, रूस गोल्डन होर्ड, यहाँ पर स्टेपी जो निवासी थे, इनमें यायावर जो लोग थे, इनकी परंपराएं बहुत लंबे समय तक चलती रही। जो ये तुर्किस्तान दिया हुआ है, तुर्किस्तान वैसे मध्य एशिया का जो कजाकिस्तान है आज देश, उसमें अधिकतर इसका भाग है, लेकिन उस समय कुछ अन्य देश भी इसमें शामिल थे आसपास के, लेकिन आज ये ज़्यादातर जो भाग है इसका कजाकिस्तान में है। अब चंगेज़ खान के वंशज जो धीरे धीरे अलग होकर पृथक वंश समूहों में बढ़ते चले गए, इसका तात्पर्य यह था कि उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी जो स्मृति और परंपराएं, उनके सामंजस्य में बदलाव आना था, कि जो एक इकट्ठा समूह के रूप में वो कार्य कर रहे थे, अब धीरे धीरे एक अलग वंश के रूप में आ गए थे। ऊपर से जो चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ थी वो धीरे धीरे लोप होकर अपने खुद के वंश पर अधिक फोकस हो गया था। स्पष्ट रूप से अब ये देखिए कि यह सब कुछ एक कुल के परिवार के जो सदस्य थे उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, क्योंकि उनमें अब एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लग चुकी थी। इसी की एक शाखा टोलीइद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृतांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया हुआ है। कुछ हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था, क्योंकि अब दूसरे जो लोग थे उनके साथ ये काफ़ी घुल मिल गए थे, कनेक्ट हो गए थे। तो जब तक इनकी लूटमार की नीति थी तो उनके साथ ये घुलते मिलते नहीं थे, वो भी इनको दुश्मन मानते थे। लेकिन अब अन्य जो समुदाय जिन लोगों पर ये अधिकार कर रहे थे, जीत रहे थे, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको ये अपने साथ बैठकर उनसे विचार विमर्श करने लगे थे। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों के अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। अतीत के जो पहले इनके चंगेज़ खान और उसके जो बेटे थे उनकी जो लोकप्रिय थी, उनके जो प्रचलित गुण थे, उनको भूलकर अपने आप को नए रूप में दिखाना था। तुलना की इस प्रक्रिया में चंगेज़ खान को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, बहुत दूर पीछे छूट चुका था चंगेज़ खान। इलखानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी जो इतिहासकार हैं उनमें महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या भी शायद अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद जो गवाह है कि इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले में रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे, और एक इलखानी इतिहास वृत्त ने विवरण दिया कि बुखारा के किले पर जो हमला हुआ था उसमें 30,000 सैनिक मारे गए थे। हालांकि बताया ये गया है कि जो इतिहासकार बता रहा है कि भाई केवल बुखारा के जो चश्मदीद गवाह है वो ये कह रहा है कि 400 सैनिक तैनात थे, लेकिन बुखारा के किले पर आक्रमण के समय जो अन्य लोग बता रहे हैं, जो इतिहासकार बता रहे हैं, इलखानी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 30,000 सैनिक वहाँ मार दिए गए, लेकिन मौके पर शायद 400 सैनिक बताए गए। तो इलखानी का जो विवरण है उनमें अभी भी चंगेज़ खान की प्रशंसा की जाती थी। उसमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा था कि समय बदल गया, पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज़ खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके सामने एक समस्या यह भी थी, अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। स्थानबद्ध एक स्थान पर रहने वाले जो लोग थे उनमें अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसी चंगेज़ खान ने पेश की थी। तो यहाँ सारा कुछ आचार विचार अब उनके बदल रहे थे। डेविड ऑयलॉन ने जो शोध किया उसके बाद यास पर हाल ही में ये कार्य हुआ। यास के बारे में हमने पढ़ा था, यह नियम संहिता थी जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने 1206 में किरिलताई जो सरदारों की एक समिति थी, सभा थी, उसमें लागू की थी। ये यास कानूनों का संग्रह था। उन जटिल विधाओं का विस्तृत वर्णन था जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उत्तराधिकारियों ने प्रस्तुत की थी। प्रत्येक प्रारंभिक स्वरूप में यास को यशाक लिखा जाता था। इसका अर्थ विधि, आज्ञप्ति या आदेश था, यानी कि राजा का आज्ञा आदेश।
वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यासाक के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक नियमों से है, जैसे आखेट यानी कि शिकार के नियम, सैन्य के नियम, डाक प्रणाली के नियम, संचार कम्युनिकेशन का जो विषय था वो सारा इसमें दिया हुआ था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये था कि चंगेज़ खान की विधि संहिता, तो उस रूप में इसका प्रयोग होने लगा था कि चंगेज़ खान ने इसे बनाया है, उसके नियम है ये। यदि हम उसी समय में घटने वाली इन घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस एक शब्द के अर्थ में होने वाले अनेक परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए थे। उन्होंने एक ऐसे विशाल जटिल साम्राज्य का निर्माण किया था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थी। जटिल इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने अधिकार किया वो सारा इनसे अलग था। ये यायावरी लोग थे, घूमने फिरने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने दो महाद्वीपों में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया जो इनसे आचार विचार, भाषा, शैली, संस्कृत, नियम कुछ भी नहीं मिलता था। हालांकि मंगोलों का अपना साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व तो बना रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे अल्पसंख्यक ही थे, यानी कि उनकी संख्या कोई ज़्यादा नहीं थी। उनके लिए उनकी अपनी पहचान, विशिष्टता की रक्षा करने का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए ही हो सकता था जो उन्हें पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना थी कि यास मंगोल जाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन है, जिसे किंतु चंगेज़ खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक समृद्धिकार होने का दावा किया जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। मूसा और सुलेमान यानी कि यहूदियों के जो पैगंबर थे वो मूसा थे, यहूदियों के पैगंबर मूसा थे, और उस समय जो सुलेमान था उनका प्रसिद्ध राजा था, जो यहूदी थे, जिन्होंने अपने आप को एक विशेष रूप में यानी कि एक पैगंबर और एक समृद्धि दिखाने वाले, एक रास्ता दिखाने वाले के रूप में स्थापित किया था। तो उसी रूप में चंगेज़ खान की जो विधि संहिता थी वह भी मंगोलों को इसी प्रकार अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, मूसा और सुलेमान की तरह। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वाले के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ कि जिनकी आस्था एक जैसी थी तो सभी को एकजुट करने में उससे मदद मिली। उसने चंगेज़ खान और उसके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था। धीरे धीरे ये भी एक स्थान पर रहकर कुछ कुछ चीज़ें अब बदल गई थी इनके बीच भी। फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई जो पहचान थी और उसके जो नियम थे उनको पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास देते रहे, जो यास प्रणाली थी उनकी। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज़ खान ने ऐसी विधि को की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी कल्पना शक्ति से प्रेरित थी जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई थी। तो यास जो थी एक नियमों का जो संग्रह था उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। अब यास के बारे में देखिए, 1221 में बुखारा पर जब विजय प्राप्त की उसके बाद चंगेज़ खान ने वहाँ के जो अमीर निवासी थे उनको उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी आलोचना की, उनको बड़ी गालियाँ दी। उसने उनको पापी कहा, नीच कहा, चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने के लिए एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा, उस पर चित्र भी बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज़ खान के सबसे बड़े जो पुत्र थे जोची का एक दूर का जो वंशज था अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया और चंगेज़ खान के विपरीत अब्दुल्ला खान ने वहाँ छुट्टी की जो नमाज थी वो अदा की। उसके इतिहासकार हफीज़ ए तानीस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण और इतिवृत्त में दिया। साथ ही यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की थी कि यह चंगेज़ खान के यास के अनुसार था। अब चंगेज़ खान के यास के अनुसार नहीं था, ये वैसे तो उसके बिल्कुल ही विपरीत था। जो
अब्दुल्ला था जोची का एक दूर का जो रिश्तेदार था, वंशज था, क्योंकि चंगेज़ खान और जो उसके वंशज थे वो कुछ और कह रहे थे। चंगेज़ खान ने तो इस मैदान में, उत्सव मैदान में वहाँ के लोगों को बुरी तरह से डांटा था, पापी नीच कहा था कि भी तुम्हें एक पाप किया है, उसका जो प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने मुझे तुमसे बदला लेने के लिए भेजा है। तो लेकिन ये जो अब्दुल्ला खान था, इसने ये दिखाया वहाँ नमाज अदा की उस मैदान में, और अपने आप को पूरी तरह से चंगेज़ खान के विपरीत कार्य किया वहाँ। और उसका जो इतिहासकार जो हफीज़ ए तानीस था, उसने अपनी स्वामी की इस प्रकार की जो मुस्लिम धर्म परायणता थी उस पर टिप्पणी ये दी, क्योंकि यह चंगेज़ खान के यास के अनुसार ही है। भाई ये जो हम यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं चंगेज़ खान के नियमों के यास के अनुसार ही है, लेकिन चंगेज़ खान और उसका यास, उसके जो नियम कार्य थे वो बिल्कुल इससे विपरीत थे, क्योंकि चंगेज़ खान मुस्लिम नहीं था। अब ये आगे जो वंशज थे उनके मुस्लिम बन चुके थे। निष्कर्ष, चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। आज हम चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जो एक विजेता रहा, नगरों को ध्वस्त करने वाले एक ऐसी व्यक्ति की थी जो हजारों लोगों की मृत्यु को उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान, पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज़ खान अब तक का एक महान, सबसे महान शासक माना गया है। क्योंकि उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय तक चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों, चीनियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उससे मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्होंने समृद्ध भी बनाया। एक शानदार पारद्वीपीय यानी कि 2 महाद्वीपों में उसने साम्राज्य स्थापित किया। एशिया और यूरोप में व्यापार के रास्ते, बाजार उनको पुनर्स्थापित किया, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री भी आकृष्ट हुए। यानी कि यूरोप के देशों से भी बहुत सारे व्यापारी इस साम्राज्य को देखने के लिए आए। चंगेज़ खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का जो कारण था एकमात्र, वो परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध जो पराजित लोगों की सोच से परे जो एक स्थान पर रहने वाले लोग थे, पराजित भी थे। चंगेज़ खान और मंगोलों ने उनको पराजित किया था। कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया, कि जहां उन्होंने कब्जा किया, जिन लोगों को गुलाम बनाया, वो सारे अलग मत विचारों के लोग थे। कैसे उन पर शासन किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों, आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। शमन, बौद्ध, ईसाई अंत थे। पहले शमन, बौद्ध, ईसाई थे, लेकिन आखिरी में ये इस्लाम यानी कि मुस्लिम इन्होंने नीति अपना ली थी। उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी नहीं थोपे, यानी कि उन्होंने जो सार्वजनिक नियम बनते थे उनमें अपने मत जो हैं वो कभी भी दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं किया। मंगोल शासकों ने इन सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबद्ध सैन्य दलों के रूप में भर्ती किए थे, जो हमें आपने पढ़े थे अभी। इनका शासन बहुजातीय था, बहुत से जातियाँ थीं, इनमें बहुभाषी थे, अनेक भाषाएं बोलने वाले थे। मत, धार्मिक विचार इनके बहुत सारे थे, जिनको अपने बहुविध संविधान का कोई भी भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी उस समय, कि भी इतनी अत्यधिक विभिन्नता के बाद भी ये एक साम्राज्य के रूप में कैसे संगठित हुए, कैसे इन्होंने शासन चलाया। इतिहासकार उन सब विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाले शासन प्रणालियों, जैसे भारत में मुगल शासन था, के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित इस तरह के प्रलेख हैं जिनसे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि ऐसा कौन सा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य के निर्माण के लिए अनेक समुदाय, आपस में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंत मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न जो वातावरण थे उनमें परिवर्तित हो गया। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं सदी के अंत तक एक अन्य जो राजा था तैमूर, जिसने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था, इसको भी नोट करना, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था। पूरे विश्व में वो भी अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज़ खान का वंशज नहीं था।
जब उसने अपनी संप्रभुता, स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की थी, तो अपने को चंगेज़ खानी यानी परिवार के दामाद के रूप में उसने प्रस्तुत किया था। इसको नोट करना कि चंगेज़ खान मंगोलों से भयभीत था, मंगोल नहीं था, लेकिन उसने मंगोलों की जो एक राजकुमारी थी, चंगेज़ खान परिवारों से, उनके राजकुमारी के साथ शादी की थी। तो उसके बाद जो है उसने चंगेज़ खानी परिवार के दामाद के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और अपना एक और शासक घोषित किया। दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज़ खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है। उसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलियों के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज़ खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। अब यहाँ एक चित्र दिया है, मंगोलों द्वारा जब बगदाद पर कब्जा किया गया। रशीद अल दीन तरवेज का इतिवृत्त है ये, 14वीं जो शताब्दी है उसका एक लघु चित्र यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है बगदाद पर कब्जे के दौरान का। नेक्स्ट एक चित्र और भी दिया हुआ है, कुबलई खान और जापी शिविर में, ये जो शिविर बनाते थे आपने पढ़ा था, तो ये चित्र यहाँ दूसरा दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये आपका अध्याय जो है वो समाप्त हुआ। नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये अध्याय हम समाप्त करते हैं। आशा आपको अच्छा लगेगा। लाइक और कमेंट अवश्य करें। कोई जानकारी आपको लगता है तो कुछ चीज़ें इसमें हो सकता है कि कुछ आपको लगता है कि जिज्ञासा कोई ऐसा प्रश्न, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।